नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी तमिलनाडु और बंगाल चुनाव में हुए मतदान की, पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात की, देखेंगे ट्रंप के बयान पर कैसे घिरे पीएम मोदी, बिहार में एसआईआर को लेकर फिर क्यों मचा बवाल, जानेंगे चुनाव आयोग को क्यों पीएम मोदी के खिलाफ लेना पड़ेगा एक्शन, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आईपैक डायरेक्टर विनेश चंदेल को 7 मई तक जेल, दिल्ली कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई। सबरीमाला केस में जस्टिस नागरत्ना की सख्त टिप्पणी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले ज्ञान को कोर्ट ने किया खारिज। धार्मिक मामलों में न्यायिक संयम बरतने पर हुई बहस। तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर बड़ा हमला, कार्यकाल का 44% समय प्रपंच और झूठ में गंवाने का आरोप, बिना विजन और ब्लूप्रिंट की सरकार बताया। ट्रेन यात्रियों की सुरक्षा पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, वैध टिकट वाले को सुरक्षित सीट दिलाना रेलवे की जिम्मेदारी, हादसों और भीड़ में मौत पर मुआवजा देने का दिया निर्देश। और शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 852 अंक गिरकर 77,664 के स्तर पर बंद, निफ्टी भी 205 अंक फिसलकर 24,173 पर पहुंचा। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वोटिंग के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया। 23 अप्रैल को तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोटिंग हुई, जबकि पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर मतदान कराए गए और इस बार पोलिंग के सारे रिकॉर्ड टूटते दिखाई दिए। हालांकि पश्चिम बंगाल में इस दौरान कई जगह से हिंसा की खबरें भी आईं। ईवीएम को लेकर भी विवाद देखा गया। अब सबकी नजरें नतीजों पर है कि इस बार कौन बनाएगा सरकार, तो जानेंगे इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर वोटिंग का काम पूरा हो गया है। दोनों ही राज्यों में इस बार जबरदस्त मतदान हुआ है। वोटिंग के पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं, जिसके बाद तमिलनाडु में 4023 और पश्चिम बंगाल में 1478 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। वोटिंग के आंकड़ों की बात करें तो चुनाव आयोग के मुताबिक तमिलनाडु में 86% और पश्चिम बंगाल में 92% की वोटिंग हुई। अगर बात 2021 की वोटिंग की करें तो उस वक्त पश्चिम बंगाल में कुल 82% और तमिलनाडु में 73.63% वोटिंग हुई थी। यानी इस बार दोनों ही राज्यों में पिछली बार से करीब 10% से भी ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि वोटिंग टाइम खत्म होने के बाद भी कई मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की कतार देखी गई। ऐसे में वोटिंग के अंतिम आंकड़े थोड़े बदल सकते हैं। वैसे वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में कुछ जगह पर छिटपुट हिंसा की खबरें भी आती रहीं। आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ। दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार के साथ तो मारपीट तक हो गई, जनता ने उन्हें खदेड़ दिया। मुर्शिदाबाद के नौदा में एजेयूपी प्रमुख और रेजीनगर से उम्मीदवार हुमायूं कबीर का भी जबरदस्त विरोध हुआ। जनता में बीजेपी नेताओं के विरोध से पश्चिम बंगाल में तस्वीर बहुत कुछ साफ होते हुए दिखाई दी। भारी वोटिंग पर सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरा है। गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज जो बड़ी संख्या में लोग वोट डालने निकले हैं वो लोगों के विरोध और गुस्से का संकेत है। जनता वोट से एसआईआर का विरोध कर रही है। अमित शाह एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन जीत हमारी ही होगी। उधर तमिलनाडु में जहां शांतिपूर्ण वोटिंग हुई, वोट डालने के लिए रजनीकांत से लेकर कमल हासन के अलावा कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। अब सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल में दूसरे फेज की वोटिंग पर हैं, जो 29 अप्रैल को होगी, जिसके बाद 4 मई को सभी राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। अब देखना ये होगा कि इस बार जीत किसकी होती है। एक तरफ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल चुनाव में जबरदस्त वोटिंग हुई है, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में शांति की कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और साफ कर दिया है कि जब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास से अमेरिकी नाकेबंदी खत्म नहीं होती, तब तक वो वार्ता की मेज पर नहीं आएगा। मौजूदा हालात में क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने में पाकिस्तान फेल हो गया है। शहबाज सरकार ने बीते 10 दिनों से राजधानी इस्लामाबाद में अघोषित लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन अब ये सारी तैयारियां फिजूल हो गई हैं, क्योंकि ईरान ने बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब 24 अप्रैल को ईरान से बातचीत की संभावना है। साथ ही उनकी तरफ से बढ़ाए गए सीजफायर को एक तरफा बताया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने साफ कह दिया है कि मौजूदा वक्त में सीजफायर तभी संभव है जब हॉर्मुज़ के पास से अमेरिकी नाकाबंदी हटाई जाए। आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच 22 अप्रैल को सीजफायर खत्म हो गया था। चूंकि इस दौरान ईरान से कोई समझौता नहीं हो पाया, ऐसे में ट्रंप ने खुद ही सीजफायर को आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया।
लेकिन ईरान का कहना है कि कोई सीजफायर नहीं है, जिससे क्षेत्र में जारी संकट और गंभीर होता नजर आ रहा है। ये चिंता तब और बढ़ जाती है जब ये खबर आती है कि अब समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स भी टारगेट बन सकती है। दरअसल ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC से जुड़ी समाचार एजेंसी तस्नीम की हालिया रिपोर्ट में फारस की खाड़ी के नीचे बिछे इंटरनेट केबलों और महत्वपूर्ण क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तृत मानचित्रण किया गया है, जिसे दुनिया के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि ईरान का अगला टारगेट अंडरसी केबल हो सकते हैं। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट केवल तेल व्यापार के लिए अहम जलमार्ग नहीं है, बल्कि यहाँ से दुनिया का बड़ा डेटा ट्रैफिक भी गुजरता है। खाड़ी देशों जैसे UAE, सऊदी अरब, कतर और कुवैत की इंटरनेट लाइफलाइन इन्हीं केबल्स पर टिकी है। ऐसे में ईरान का ये कदम दुनिया भर की संचार प्रणालियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इस बीच ईरान ने भी ये ऐलान कर दिया है कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट से टोल टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद के दूसरे उपाध्यक्ष हामिद रेजा हाजी बाबाई ने बताया है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों से अपना पहला टोल राजस्व इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उसने मौजूदा प्रतिबंधों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रति बैरल का एक नया शुल्क लागू किया है, यानी ईरान हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है, जिससे ट्रंप की बौखलाहट बढ़ती नजर आ रही है और उनका गुस्सा अपनी सेना पर फूट पड़ा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने नेवी सेक्रेटरी जॉन सी फेलन को पद से हटाने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप ईरान के सामने अपनी हार का ठीकरा सेना पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मौजूदा वक्त में पश्चिम एशिया को लेकर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान लगातार झटके दे रहा है, जिससे बौखलाए ट्रंप ने एक बार फिर विवादित बयान देते हुए भारत को नर्क बता दिया है, जिसे लेकर विपक्ष का मोदी सरकार पर गुस्सा फूट पड़ा और एक बार फिर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे गूंजने लगे हैं। तो क्या कुछ कहा है विपक्ष ने और क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए गए एक बेहद तीखे और विवादास्पद पत्र में भारत, चीन और अन्य देशों को नर्क कहकर संबोधित किया। ट्रंप ने कहा कि कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर की नौकरियों पर भारत और चीन के लोगों का वर्चस्व है, जिससे अन्य लोगों के लिए अवसर सीमित हो गए हैं। यहाँ पैदा हुआ बच्चा तुरंत नागरिक बन जाता है और फिर वो चीन, भारत या प्लेनेट के किसी अन्य नर्क से अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी को घेर रहा है और कई सवाल भी उठा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को नर्क बताया है। ये बात बेहद अपमानजनक है और भारत विरोधी है। हर भारतीय इससे आहत है। इस बात के लिए पीएम मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए और कड़ी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। हालांकि जिस हिसाब का मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ऐसे में ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि मोदी ट्रंप के आगे कुछ बोल पाएंगे। ट्रंप लगातार भारत के लिए अपमानजनक बातें करते हैं और पीएम मोदी चुपचाप सुनते हैं। नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। विपक्ष के हमलों के बाद पीएम मोदी कोई एक्शन लेते हुए नजर आते हैं या नहीं, ये देखना होगा। ट्रंप के बयानों पर पीएम मोदी की चुप्पी ने सियासी पारा हाई कर दिया है, तो दूसरी तरफ बिहार में एक बार फिर एसआईआर को लेकर बवाल मच गया है, क्योंकि लिस्ट से बाहर हुए लोगों पर सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। तो क्या एक्शन लेने वाली है सरकार और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत बिहार से हुई थी और शुरुआती दौर से ये प्रक्रिया विवादों में रही है। चुनाव आयोग और बीजेपी की तरफ से इसे राज्य से घुसपैठियों को बाहर करने की प्रक्रिया करार दिया जा रहा था। वहीं विपक्ष की तरफ से चुनाव जीतने के लिए इसे एक साजिश बताया जा रहा था। उस वक्त दावा यह भी किया जा रहा था कि इस प्रक्रिया से लोगों की नागरिकता खतरे में आ सकती है। इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो विपक्ष के दावों को और बल दे रही है। दरअसल बिहार में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से हटाए गए लोगों पर सरकार अब और सख्ती बरतने जा रही है। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, उनके राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे। इसे लेकर एक स्थानीय अधिकारी ने जानकारी दी कि ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। सरकार की तरफ से इस फैसले को सीमांचल में घुसपैठ पर रोक लगाना बताया जा रहा है। आपको याद होगा कि एसआईआर के जरिए बिहार में 65 लाख वोटर वोटिंग लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे, जिसमें सीमांचल से ही करीब 5 लाख से ज्यादा लिस्ट से हटा दिए गए थे। माना जा रहा है कि सरकार की सख्ती के बाद बिहार में बड़ी संख्या में लोगों का जीवन प्रभावित होगा। लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। राशन कार्ड के जरिए कम और सरकारी कीमतों पर लोगों को अनाज नहीं मिलेगा, जिसका सबसे ज्यादा असर गरीब तबके के लोगों पर पड़ेगा। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि जैसे बिहार से शुरू होकर ये प्रक्रिया अब बाकी राज्यों में भी करवाई जा रही है, वैसे ही इस प्रक्रिया के जरिए वोटर लिस्ट से बाहर हुए लोगों पर दूसरे राज्यों में भी सख्ती बरती जा सकती है। वहीं अब इस पर बवाल बढ़ना तय माना जा रहा है। अब ये विवाद कहां जाकर थमता है, ये तो देखना होगा।
बिहार में एसआईआर ने एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो वहीं 18 अप्रैल वाले अपने संबोधन को लेकर पीएम मोदी लगातार घिरते जा रही हैं। विपक्ष इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिससे पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन विधेयक बहुमत नहीं मिलने से गिर गया था, जिसका आरोप सरकार ने विपक्ष पर लगाया। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित भी किया था और इस दौरान उन्होंने विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस पर जमकर हमला किया। वहीं अब ऐसा करके पीएम मोदी बुरी तरह घिर गए हैं, क्योंकि विपक्ष ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए मोर्चा खोल दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के केरल इकाई के नेता और थ्रिसूर से पूर्व सांसद टीएन प्रतापन ने पीएम मोदी के भाषण को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन बताते हुए अदालत में एक याचिका दाखिल की। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार याचिका में कहा गया है कि 18 अप्रैल को शाम 8:30 बजे प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन और संसद टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया। ये भाषण उन राज्यों में चुनाव चल रहे होने के बावजूद दिया गया जहां 15 मार्च से मॉडल कोड लागू है। इन राज्यों में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी शामिल है। याचिका में आरोप लगाया गया कि पीएम मोदी के भाषण से दो बड़े उल्लंघन हुए हैं। पहला, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 7(4) चुनाव के दौरान सरकारी संसाधनों और सरकारी मीडिया का इस्तेमाल पक्षपाती प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता, और दूसरा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(7) सरकार की मशीनरी का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करना भ्रष्ट आचरण माना जाता है। कांग्रेस नेता ने याचिका में अदालत से मांग की है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को शो कॉज नोटिस जारी करे, पीएम के भाषण को सरकारी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए, चुनाव आयोग की धारा 123(7) के उल्लंघन की जांच करे और कोर्ट द्वारा तय समय में रिपोर्ट दे। साथ ही प्रधानमंत्री पर आगे प्रचार पर अस्थायी रोक भी लगाई जाए। कांग्रेस की इस मांग के बाद पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। पीएम मोदी के भाषण को लेकर जिस तरह विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है, उससे ये साफ है कि वो इस मामले में इतनी आसानी से सरकार का पीछा नहीं छोड़ने वाला। वहीं ये मामला अब कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। एक तरफ अपने संबोधन को लेकर पीएम मोदी सवालों से घिरे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईंधन और उर्वरक सुरक्षा के मोर्चे पर दोहरी विफलता का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह एप्स्टीन और परिसीमन जैसे मुद्दों के जरिए अपनी नाकामियों और हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे 14 भारतीय जहाजों जैसे गंभीर संकटों से ध्यान भटका रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार पर देश की ऊर्जा और कृषि सुरक्षा के मोर्चे पर दोहरी विफलता का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार परिसीमन जैसे मुद्दों के जरिए अपनी नाकामियों और गंभीर आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने परिसीमन के ड्रामे के जरिए अपनी विफलताओं और एप्स्टीन फाइल के गंभीर आरोपों से ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन भारत उनकी इस चाल को समझ गया। ईंधन और उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में भाजपा डबल F स्कोर के साथ बुरी तरह फेल रही है। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश का कच्चा तेल उत्पादन लगातार 11वें साल गिरा है। खड़गे ने आरोप लगाया कि अब सरकार ने नए LPG कनेक्शन देने बंद कर दिए हैं और ग्रामीण भारत में लोग सिलेंडर के लिए 45 दिनों तक इंतजार करने और कालाबाजारी झेलने को मजबूर है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के 14 जहाज पिछले 54 दिनों से फंसे हुए हैं और सरकार उन्हें सुरक्षित रास्ता दिलाने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ किसान उर्वरक की किल्लत से जूझ रहे हैं। मार्च 2026 में उर्वरक उत्पादन 5 साल के निचले स्तर पर आ गया है, जिसमें 24.6% की गिरावट दर्ज की गई। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि जब चीन और रूस ने निर्यात पर रोक लगाई, तब भी सरकार ने आयात के अन्य विकल्प नहीं तलाशे। अंत में खड़गे ने भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अब विश्व गुरु जैसे जुमलों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए, क्योंकि जमीनी हकीकत इसके उलट है। खड़गे के आरोपों से बीजेपी में खलबली मच गई है, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस खलबली को और तेज कर दिया है। दरअसल संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन विधेयक पास नहीं होने पर सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में।
महिला आरक्षण से जुड़ा बिल बहुमत नहीं मिलने के चलते संसद में गिर गया, जिस पर बीजेपी ने बवाल मचा दिया है। इसके विरोध में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश में इसे लेकर बीजेपी जमकर विरोध कर रही है और इस प्रदर्शन का नेतृत्व खुद सीएम योगी कर रहे हैं। वहीं अब बीजेपी के प्रदर्शन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि खुद 100% महिला विरोधी हैं। इटावा के चक्कर नगर में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें आरक्षण के साथ साथ संरक्षण की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री जी खुद ही नारी विरोधी हैं। बीजेपी 100% महिलाओं के खिलाफ है। आज अगर हम अपने चैनलों को देखें तो इसमें से कोई चैनल नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, तो उसका कुछ तो मानक होगा। किस मानक पे हम तय करते हैं? आज सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में हैं। उन्हें संरक्षण की जरूरत है। आरक्षण के साथ साथ उनके सम्मान की जरूरत है। उनके स्वास्थ्य को, उनकी शिक्षा को लेकर के बड़े काम होने चाहिए। ये बताएं, स्वास्थ्य को लेकर के क्या काम किया है, शिक्षा को लेकर के क्या काम किया है। और फिर जब उन्हें आरक्षण मिलना चाहता था, आरक्षण से उन्हें हक अधिकार मिल जाता, तो बीजेपी के लोग क्यों भेदभाव करना चाहते हैं? जब आधी आबादी बोलते हैं तो आधी आबादी ये बताएं कौन है आधी आबादी में? आधी आबादी में पूरी महिलाएं हैं। ये महिलाओं को भी बांट करके आरक्षण की बात करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बीजेपी ऐतिहासिक हार की तरफ जा रही है। बीजेपी की हार तय है। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर भी बीजेपी की घेराबंदी की। उन्होंने कहा, पक्ष की और खासकर समाजवादी पार्टी की मांग है जनगणना के साथ साथ जाति जनगणना हो, और जब जाति जनगणना हो जाएगी तो समाज में हम किन पॉलिसीज के माध्यम से, किन कार्यक्रमों के माध्यम से जो बहुत सारे पीछे छूट गए, जो शोषित वंचित लोग हैं, उन तक हक सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे और उन्हें मिल सकेगा हक और सम्मान। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस पर भरोसा ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। इस दौरान अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि 2027 में सपा की सरकार आएगी तो शिक्षा पर बेहतर काम किया जाएगा। अखिलेश के इन हमलों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप उनके बहुत जिगरी दोस्त हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कभी इस बात को नहीं जाहिर होने दिया है। अब बल्कि उनके बयानों से ये जाहिर होता है कि वो कितना ज़्यादा भारत विरोधी हैं। अभी हाल ही में उनने भारत के ऊपर कितनी नस्ली टिप्पणियाँ की, लेकिन इस सब से बेखबर हमारे प्रधानमंत्री अपने चुनाव की यात्रा में लगे हुए हैं। चुनाव में वोट मांग रहे हैं और झालमुड़ी खरीद रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।